हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो टेक्नीशियन है उनका रिजल्ट आ चुका है। अब उसके बाद उनका डिस्कॉम प्रेफरेंस मांगा गया है मेल के द्वारा, और जैसे आपने जो है ये भर दिया होगा और उसके सेंड भी कर दिया होगा मेल पे। और उसके बाद अगला स्टेप है आपका कि आपका डिस्कॉम अलर्ट होगा। अब डिस्कॉम अलर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आगे की रणनीति क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डिस्कॉम जैसे ही आपको अलर्ट हो जाए या जोन अलर्ट हो जाए, तो जिस डिस्कॉम में आपका नाम डाला गया है वहाँ आप जाके मिल लीजिए और वहाँ के जो कार्यालय बाबू हों उनसे मिल लीजिए। रिक्वेस्ट ली बोल दीजिए सर कि हमारा जो है सर्किल ऑफिस हमें ये वाली दे दीजिए। जहाँ आपका जो है जिस सर्किल ऑफिस में आपका घर आता हो उस सर्किल ऑफिस के लिए अपना जो है रिक्वेस्ट ली बोल दीजिए, तो आपको उस सर्किल ऑफिस में भेज देंगे। उसके बाद सर्किल ऑफिस में जैसे ही पहुँच जाएगी फाइल आपकी, तो वहाँ सर्किल बाबू से मिल लीजिए कि उनसे भी रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर हमें फलानी डिवीज़न दे दीजिए, तो वो आपको उस डिवीज़न में आपकी फ़ाइल भेज देंगे। और जैसी डिवीज़न में फ़ाइल पहुंच जाएगी तो वहाँ से फिर आपको आएगा जॉइनिंग लेटर। जॉइनिंग लेटर जो आएगा आपको डिवीज़न से आएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से। और वहाँ आपको क्या करना होगा, तो वहाँ से जब आएगा जॉइनिंग लेटर आपके पास, तो आप जाएंगे वहाँ अपने पूरे दस्तावेज लेकर के, दोबारा से वहाँ डॉक्यूमेंट वो वेरिफिकेशन भी करेंगे और आपके जो है कुछ डॉक्यूमेंट जमा भी करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो वहाँ आप अपने प्रत्येक डॉक्यूमेंट की प्रतियाँ फ़ोटो कॉपी लेके जाएंगे, कम से कम 3 सेट में। 3 सेट बना लीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट की, क्योंकि वहाँ जो है एक सेट तो कम से कम जमा होगा ही होगा। हो सकता है 2 सेट भी जमा कर लें, क्योंकि वहाँ जो है अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए रख लेते हैं वो। तो आप अपनी कम से कम 3 प्रतियों में सारे डॉक्यूमेंट को बना लीजिए जो आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंटेड हैं। उसके बाद चलते हैं आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं। तो जहाँ मैंने जो है देखिए ये आपके लिए लिस्ट बना रखी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, देखिए आपकी जो ITI होती है वो 10th क्लास से होती है। तो 10th क्लास की इन्होंने जो हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, जिन छात्रों का जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही उसमें है तो एक ही काम कर जाएगा। लेकिन जिनके मान लीजिए अंक पत्र अलग हैं और सर्टिफिकेट अलग हैं, तो वो दोनों चीज़ लेके आएंगे। ये दोनों चीज़ लगेंगी आपकी, ठीक है। और इसके बाद हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र के बाद ITI का अंक पत्र प्रमाण पत्र चाहिए। इसमें ये दोनों अलग अलग होते हैं, प्रमाण पत्र अलग होगा और अंक पत्र अलग होगा। ये आपको प्रत्येक सेमेस्टर वाइज है, तो प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट जमा करनी पड़ेगी आपको। 4 सेमेस्टर होते हैं। और यदि ईयर वाइज है तो अपने ईयर वाइज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपना जमा करेंगे। और जो भी आपके ITI के सर्टिफिकेट हैं वो सब आपको जो अंक पत्र सर्टिफिकेट जो है सब अपना मूल रूप में लेके आएंगे, और उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको 3 प्रतियों में रखें अपने पास में, आवश्यकता अनुसार वहाँ जमा हो जाए। उसके बाद आपका जब ये लगेगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो आपके ज़िले पर जो आपका CMO बैठते हैं उनके द्वारा जारी किया गया हुआ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। और चौथे नंबर पर लिखा है आपका अंतिम शैक्षिक चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपने अंतिम शिक्षा कहाँ से ली है वहाँ से अपना चरित्र प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। चरित्र प्रमाण पत्र वो लगेगा आपका। और मैं आपको बता दूं, जो आपने हायर क्वालिफिकेशन दिखाई हो यहाँ पर, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी आप शो कर देंगे, तो आपका प्रमोशन में वो काम आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अंतिम शैक्षिक चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब क्या है, कि आप जिस विद्यालय में अंतिम विद्यालय में पढ़े हैं वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा आपका, या अंतिम एजुकेशन जो आपने लगाई है उस कॉलेज से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे। आधार कार्ड आपको लेके जाना मूल रूप में, और प्रतियां भी ले जानी। ये सारी जहाँ जहाँ आपको बता रहा हूँ इनकी प्रतियां चाहिए आपको, इसकी चाहिए, और ये तो आपके मूल रूप में वहाँ मांगे जाएंगे। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ओरिजिनल और इनकी फ़ोटो प्रतियाँ, ठीक है। और इसके बाद
2 भिन्न भिन्न राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं। एक तो आपका कॉलेज से बनेगा चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं जो राजपत्रित अधिकारी हों। कोशिश कीजिए कि वो राजपत्रित अधिकारी आपको जानते हों, आपसे परिचित हों, उनसे बनवाइए। और यदि ऐसा नहीं है तो आप कहीं से भी किसी भी राजपत्रित अधिकारी से बनवा लीजिए अपने ज़िले में, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कॉलम पूरा करने के लिए होते हैं ये। चल अचल संपत्ति का घोषणा पत्र, आपके पास चल संपत्ति कितनी है, अचल संपत्ति कितनी है, उसका एक घोषणा पत्र आपको देना होता है। और सिंपल सा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप बनवा लीजिए उसे। तहसील वगैरह में भी बनता है, वो सब अपना मटेरियल रखते। ज्वाइनिंग पीरियड में आपको सब, एक कोई बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा तो सब बच्चों के लिए वहाँ वो बन जाता है मटेरियल। कुछ लोग रख लेते हैं, ये लिखना है उसमें। नहीं तो आपको इसका मटेरियल चाहिए, कैसे बनाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं इसे आपको वीडियो बना के डाल दूंगा इस पर, या PDF में इसमें लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है कि चल अचल संपत्ति में घोषणा पत्र में क्या लिखा जाता है। अब इसके बाद अगला बिंदु है किसी राजनीतिक दल से संबंध न रखने का घोषणा पत्र। इसका भी घोषणा पत्र चाहिए कि आप किसी राजनीतिक दल में नहीं है, न किसी से संबंध रखते हैं। और खास एक बिंदु आपको बता दें यहाँ पर, अगर आप विवाहित हैं तो आपको घोषणा देनी होगी कि आपकी केवल एक पत्नी जीवित है, यानी कि आपकी एक ही पत्नी है, तो उसका आपको घोषणा पत्र देना होगा। और शादी नहीं हुई है तो अविवाहित घोषणा पत्र आपको देना होगा। यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ दिखाना होगा, तो उसकी भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो पासपोर्ट साइज के आपके, और ज्वाइनिंग लेटर की पत्र संख्या और बैंक पासबुक, इतने आपको डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाने पड़ेंगे। और ये आपको वहाँ जो है ज्वाइनिंग लेटर की पत्र संख्या, यानी जो ज्वाइनिंग लेटर आपको डाक के द्वारा आएगा तो उस पर आपकी पत्र संख्या पड़ी रहती है ऊपर लिफाफे पे कि पत्र संख्या क्या है। तो आप उसे लिफाफे को कहीं खो न दें, क्योंकि उससे पत्र संख्या आपकी यहाँ पर डाली जाती है। हालांकि वो पत्र संख्या आपके ज्वाइनिंग लेटर में भी लिखी होगी या ऊपर लिखी होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये सारी डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं और वहाँ ये चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको जो है इनकी प्रतियां जमा करेंगे। और आप जो है फिर उसके बाद एक काम और करेंगे कि आप वहाँ उपस्थिति देंगे अपनी, एक योगदान आख्या लिखने के बाद। अब योगदान आख्या कैसे लिखी जाती है उसका भी मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना रखा है, तो आप उसे भी देख लीजिए। ये देखिए किसी पुराने बच्चे की योगदान आख्या है जो मैंने मंगाई है कहीं से, तो आप इसमें देख लीजिए कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रखा है। और ये आपका जैसे सेवा में श्रीमान अधिशासी अभियंता विद्युत प्रेषण खंड, और यहाँ ये ट्रांसमिशन का है तो प्रेषण लिख दिया है, नहीं तो विद्युत वितरण खंड, यहाँ जो खंड लगता है आप खंड डाल देंगे। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन पड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन की जगह आप डाल देंगे उत्तर प्रदेश पावर वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ उसका किस जगह पे है वो ऑफिस, आपकी डिवीजन, उसका पूरा एड्रेस डाल देंगे। विषय रहेगा इसमें कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में, आप अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए आए हैं उसके संबंध में महोदय। और उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन या अवगत कराना है कि प्रार्थी आपके पत्रांक संख्या या पत्र संख्या, जो ऊपर लिफाफे पर पत्र संख्या पड़ी होगी उस पत्र संख्या को यहाँ लिखेंगे। और किस डेट में गया है वो आपको या जारी किया गया लेटर, वो यहाँ डेट डाल देंगे कि पत्र संख्या इतने और फलाना डेट इतने। ठीक है, उसके बाद के अनुपालन में आज दिनांक, जिस दिन आप जाएंगे आप योगदान जिस डेट में दे रहे हैं योगदान आख्या, उस डेट को यहाँ डाल देंगे। इस डेट को पूर्वाह्न लिखेंगे तो आपकी उस दिन की प्रेजेंट मानी जाएगी। और अपराह्न डाल दिया तो उस दिन आप एब्सेंट माने जाएंगे, उसके अगले दिन से आप प्रेजेंट माने जाएंगे, ये नोट कर लेना। तो जब भी जाओ, और ये आप जानते हैं 12 बजे से पहले अगर वहाँ पहुँचते हैं तो पूर्वाह्न लगेगा, आपकी पूरी प्रेजेंट मानी जाएगी उस दिन की।
और अगर मान लीजिए 12 बजे के बाद जाते हैं तो वहाँ जो है वो अपराह्न माना जाएगा, फिर आपकी उस दिन एब्सेंट मानी जाएगी, लेकिन ज्वाइन हो जाएंगे उस दिन आप, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप 12 बजे से पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। और दूसरी बात कि बाबू होते हैं वो खुद ही आपसे कहेंगे पूर्वाहन डालिए, चाहे शाम हो जाए आपको ज्वाइन करते करते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपके कार्यालय में अपनी उपस्थिति की सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखना आपको, श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी अपना नाम डाल दीजिए यहाँ पर, और अब यहाँ अब आपकी नहीं है, यहाँ पे होगी अपनी। प्रार्थी यहाँ नाम डाल करके अपनी योगदान आख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित, ऐसे आप वहाँ लिख देंगे। ये आपकी योगदान आख्या हो गई। इसके बाद क्या करना आपको, नीचे देखिए, प्रार्थी के नीचे अपने हस्ताक्षर कर देंगे, फिर अपना नाम, पिता का नाम, गांव, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर इत्यादि आप यहाँ भर देंगे। और संलग्नक में आप क्या करेंगे, आप इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उन डॉक्यूमेंटों की लिस्ट बना दीजिए। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ITI अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षिक चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, चल संपत्ति की घोषणा पत्र, किसी राजनीतिक दल से संबंध न रखने का घोषणा पत्र, अविवाहित घोषणा पत्र, यानी जो मैंने लिखाए थे उसमें सारे ये मिल जाएंगे आपको। ये सभी आपको इसमें लगाने हैं, जो आपके 2 कॉपी में लगेंगे, फोटो कॉपी लगेंगे, उनकी फोटो कॉपी लगाइए, जो ओरिजिनल लगने वो ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। ये सारे काम आप कर लेंगे, आप वहाँ अपनी जो है ज्वाइनिंग ले लेंगे। और यदि आपको इससे संबंधित, अपनी ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है या कोई भी समस्या आ रही है आपको किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जो आपके मित्र हैं इसमें, जिनका नंबर आया है, और वो जो है इस वीडियो का लाभ ले सके इसमें, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं उनको, जिससे समय रहते हुए अपना ये सब तैयारी कर लें। ज्वाइनिंग के समय मालूम पड़े आपको, वैसे समय बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जैसे जिस डेट में आपका लेटर बनेगा, ज्वाइनिंग लेटर जिस डेट में बनेगा, वहाँ से जारी होगा, उस डेट से लेकर के आपको लगभग 1 महीने का समय तो लगभग मिलता है ये ज्वाइनिंग करने के लिए, कि 1 महीने के अंदर आप कभी भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका दिसंबर चल रहा है, अब मान लीजिए आपका 20 तारीख को लेटर बन गया, 20 तारीख को वहाँ से डिस्पैच हो गया, तो 20 जनवरी तक आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर किसी भी बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर दिसंबर माह में मिलता है तो आप कोशिश करिए कि 1 जनवरी से पहले और 1 जनवरी तक आप ज्वाइन अवश्य रूप से कर लें, अगर मिलता है तो। वैसे उम्मीद नहीं है मुझे कि आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी से पहले करा देंगे ये लोग, क्योंकि उसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपका इंक्रीजमेंट जो लगता है वो कब लगता है। अगर मान लीजिए 1 जनवरी से पहले या 1 जनवरी को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका इंक्रीजमेंट जुलाई में लग जाएगा। कब लगेगा? जुलाई में। और यदि 1 जनवरी के बाद आप 2 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई तक ज्वाइन करते हैं, ये गैपिंग रहता है, तो आपका इंक्रीमेंट लगता है जनवरी में। अगर मान लीजिए आपने 2 जनवरी या 2 जनवरी के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 जनवरी में ही आपका इंक्रीमेंट लगेगा। समझ में आ गया होगा आपके। और यदि जनवरी से पहले ज्वाइन कर लेंगे तो जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। इसलिए वैसे इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपका अगर ज्वाइनिंग दिसंबर माह में अगर आपको लेटर मिलता है तो आप 1 जनवरी से पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस महीना तो आपको पूरा मिलेगा, 1 महीना, कि कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस डेट से आप ज्वाइन कर लेंगे उस डेट से आपकी सैलरी बनना चालू हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि और भी हम इससे संबंधित कुछ वीडियो डालेंगे और अगर वो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।